नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ तेजी नॉर्बू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। 17वीं निर्वासित तिब्बती संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने 18वीं निर्वासित तिब्बती संसद के अंतिम चुनावों के लिए शीर्ष उम्मीदवारों की सूची बनाई। तीसरा तिब्बती डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम सम्मेलन धर्मशाला में संपन्न हुआ। चीन के जताई एकता कानून के बीच सिक्यों ने विरासत संरक्षण पर प्रकाश डाला। तिब्बती नेतृत्व ने अमेरिका चीन आर्थिक सुरक्षा समीक्षा आयोग और ऑस्ट्रेलिया तिब्बत परिषद के तिब्बत एकजुटता दौरे से मुलाकात की। थुंडुप ग्याल्पो ने दक्षिण अफ्रीका में परम दलाई लामा के प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। विशेष आवश्यकता वाले तिब्बती बच्चों के लिए न्गुएंगा विद्यालय ने अपनी 26वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई। साप्ताहिक अवलोकन करुणा वर्ष का उत्सव। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 17वीं निर्वासित तिब्बती संसद का बजट सत्र इस सप्ताह सोमवार को अध्यक्ष खेम्पुसुनम तेम्फिल द्वारा सत्र के उद्घाटन की घोषणा के साथ शुरू हुआ। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में अध्यक्ष ने 14वें दलाई लामा और निर्वासित बुजुर्ग तिब्बती पीढ़ी के दृष्टिकोण और अथक प्रयासों को प्रतिबिंबित किया और 6 दशकों से अधिक समय से निर्वासित तिब्बतियों को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म को संरक्षित करने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार और लोगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष ने चीन में हाल के विधायी विकास, विशेष रूप से जताई एकता और चीनीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर भी चिंता जताई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे तिब्बती पहचान, भाषा और धार्मिक प्रथाओं को खतरा है। सत्र के दौरान परम पावन दलाई लामा के छोटे भाई नारे रिम्बुचे तेंजिल छोगिल के सम्मान में एक मृत्यु लेख प्रस्ताव पेश किया गया, जिनका 17 फरवरी 2026 को निधन हो गया था। वित्त विभाग के वर्तमान कर्नल सिक्यों पेम्बा सिरिंग ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का 3,407.42 मिलियन रुपए का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया। इसके बाद बजट अनुमूलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और विभागीय चर्चा के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी गई। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के चुनाव आयोग ने 18वीं निर्वासित तिब्बती संसद के चुनाव के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की घोषणा की। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा प्रचार गतिविधियां 18 मार्च 2026 को शुरू होगी और अनुच्छेद 24(7)(b के तहत निर्धारित अनुसार 23 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की जीवनी उसकी आधिकारिक वेबसाइट tibetanelection.net पर उपलब्ध है और सभी पात्र तिब्बतियों, विशेषकर तिब्बती युवाओं से अंतिम चुनाव में भाग लेने का आग्रह किया। धर्म एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित तिब्बती डिजिटल पुस्तकालय का तीसरा कंसोर्टियम सम्मेलन धर्मशाला स्थित प्रशासनिक एवं कल्याण समिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। धर्म एवं संस्कृति विभाग CTA के वर्तमान कर्नल सिक्यों पेम्बा सिरिंग ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तिब्बती धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु परियोजना को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। यह महत्वपूर्ण है कि चीन द्वारा तिब्बत में तथाकथित जताई एकता पर नए कानून का हाल ही में मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य चीन में जताई अल्पसंख्यकों के आत्मसत्कारण और चीनीकरण को गति देना है। परियोजना के लिए वित्तीय सहायता में हालिया उतार चढ़ाव के बावजूद सिक्यों ने वित्तीय उत्थान के लिए आशावाद व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी हितधारक परियोजना के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है और प्रतिभागियों को मानवता के व्यापक लाभ के लिए परियोजना की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और कौशल को अपने स्थायियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को देने के लिए प्रोत्साहित किया। 2 दिवसीय सम्मेलन में तिब्बती डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना से संबंध
49 तिब्बती मठों और संस्कृति संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्विट्जरलैंड में तिब्बत के लिए स्विस संसदीय समूह ने संसदीय विधानसभा के वसंत सत्र के दौरान एक बैठक बुलाई। सांसद फैबियन मोलिना की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई सांसदों और तिब्बती प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति और चीन के नए जताई एकता और प्रगति कानून के निहितार्थ पर केंद्रित थी, जिसके बारे में प्रतिभागियों ने कहा कि यह तिब्बती संस्कृति और भाषा के लिए एक गंभीर खतरा है। स्पीकर खेम्बो सोनाम तेम्फिल, सिक्योम पेम्बा त्सिरिंग और डिप्टी स्पीकर डोमा त्सिरी तेखांग ने ऑस्ट्रेलिया तिब्बत काउंसिल के तिब्बत सॉलिडारिटी टूर के सदस्यों से मुलाकात की। अपनी अलग अलग बैठकों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने मेहमानों को टीपीआई की संरचना और सीटीए के बजट आवंटन के बारे में जानकारी दी। साथ ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा कार्यान्वित चीनीकरण की नीतियों के बारे में चल रही चिंताओं पर ध्यान आकर्षित किया, जो तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म को लक्षित करते हैं। साथ ही तिब्बत के अंदर मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निरंतर प्रतिबंध भी लगाते हैं। सिक्योम पेम्बा त्सिरी ने कच्चा सचिवालय में टीम से मुलाकात की, जहां सिक्योम ने मानवीय विजय मार्गों के माध्यम से पूर्व राजनीतिक कैदियों सहित तिब्बती शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की सराहना की। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव ने अपने अतिरिक्त सचिवों के साथ यूएस चाइना आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ अलग अलग बैठकें और स्वागत समारोह आयोजित किए। थुंडुप ग्याल्पो ने औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका में तिब्बत कार्यालय में परमपौर दलाई लामा के नए प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने तिब्बत कार्यालय ब्रसेल्स के प्रतिनिधि रिंजिन छोडिन गेंगखांग की उपस्थिति में एक आभासी समारोह में सांस्कृतिक अधिकारी खेम्बो जाम्यांग गोम्बो से जिम्मेदारियां ली। वर्ष 2000 से थुंडुप ग्याल्पो ने विभिन्न पदों पर सीटीए में भी काम किया है। उन्होंने ताइपे में तिब्बत कार्यालय में सचिव के रूप में कार्य किया और हाल ही में नई दिल्ली में परमपौर दलाई लामा के ब्यूरो में सचिव के रूप में कार्य किया। देहरादून में विशेष आवश्यकता वाले तिब्बती बच्चों के लिए न्गुयेंगा विद्यालय ने अपनी 26वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई। स्कूल निदेशक तशिकुनजोम ने स्कूल को अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने में उनके अटूट समर्थन और सहायता के लिए परमपौर दलाई लामा, स्वास्थ्य विभाग सीटीए और विभिन्न प्रायोजकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। न्गुयेंगा विद्यालय निर्वासित तिब्बती समुदाय के लिए एकमात्र प्रकार का विशेष स्कूल है जो सीधे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से तिब्बती स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ द्वारा संचालित और प्रतिबंधित किया जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल, भूटान और तिब्बत में रहने वाले युवा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग तिब्बती शरणार्थियों के लिए पुनर्वास और आवासीय केंद्र प्रदान करता है। 1997 में परमपौर दलाई लामा ने तिब्बती विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विद्यालय स्थापित करने की एक नेक इच्छा व्यक्त की। स्वास्थ्य विभाग ने परमपौर दलाई लामा और मेन्जिखांग से प्राप्त पारंपरिक धनराशि से 26 विद्यार्थियों के साथ तिब्बती विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए न्गुयेंगा विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय का नाम न्गुयेंगा परमपौर दलाई लामा द्वारा रखा गया था, जिसका अर्थ है दृष्टि से अत्यंत प्रसन्न या आनंदित। आज न्गुयेंगा विद्यालय में ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, मिर्गी, पोलियो, डाउन सिंड्रोम और सेरिब्रल पाल्सी जैसे विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित 50 विद्यार्थी प्रतिदिन अपनी कक्षाओं में भाग लेते हैं। करुणा वर्ष पहल के हिस्से के रूप में परमपौर दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट ने धर्मशाला में स्थानीय संस्थानों को समर्थन दिया। तोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल में छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई, जिससे लगभग 2000 छात्र लाभान्वित हुए। इस बीच हार्मनी डे सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को किताबें, खेल उपकरण और रचनात्मक शिक्षण सामग्री मिली। अतिरिक्त सहायता में मोमबत्ती बनाने के लिए मोम और सांचे जैसी व्यवसायिक प्रशिक्षण अपतिरिया शामिल थी, जिससे छात्रों के कौशल विकास को लाभ हुआ।
यह पहल शिक्षा, करुणा और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए परम पूज्य दलाई लामा द्वारा प्रेरित चल रही प्रयासों को दर्शाती है। जापान में तिब्बत हाउस जापान और स्थानीय संत समूह ने करुणा वर्ष को चिह्नित करने के लिए कई क्षेत्रों में सकुरा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए। नगानो में एक प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां भिक्षु, नन और समर्थक प्रार्थना और वर्षारोपण के लिए एकत्र हुए। समारोह में पाठ, मौन के क्षण और शांति, करुणा और अहिंसा को बढ़ावा देने वाली संदेश शामिल थे। इस कार्यक्रम में जापान में 2011 में आए भूकंप की बरसी भी मनाई गई और इसे वैश्विक शांति के लिए प्रार्थनाओं से जोड़ा गया। प्रतिभागियों ने करुणा और आशा के प्रतीक के रूप में सकुरा के पेड़ लगाए, जबकि प्रदर्शनियों और प्रकाशनों ने परम पूज्य दलाई लामा के भिक्षुओं को व्यापक जनता के साथ साझा किया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।